हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं आशुतोष एक बार फिर से आप सभी लोग का वेलकम करता हूं आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग में। तो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 4 और ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर। और आपके इसी पार्ट में पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन लोगों को क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 4 का नोट चाहिए तो आपके स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, इसी नंबर पे आपको 20 रुपीज़ गूगल पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसी नंबर के व्हाट्सएप पे आपको भेज देना है और आपको वहीं पे नोट्स मिल जाएगा। अब यहाँ देखिए, कल हमने डिस्कस किया था क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 4 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि यहाँ पे रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, इसके टाइप क्या होते हैं और इसके मेथड क्या होते हैं। ये आपका पार्ट 1 लेक्चर में कंप्लीट हो गया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड सिक्योरिटी क्या होती है, इसके क्या क्या चैलेंज आते हैं, इसमें क्या क्या इशू आती है। ठीक, अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है कि क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है और अगर इसका यूज ना किया जाए तो इसमें क्या क्या इशू आती है और क्या क्या इसमें चैलेंज आता है। ठीक, और आज ही आपका डिस्कस होगा, यानी कि इस पार्ट 2 लेक्चर में आपका डिस्कस होगा कि IAM क्या होता है, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो IAM का फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। और कल आपका डिस्कस हो गया है कि इंटर क्लाउड रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। तो चलिए बिना किसी देर किए आपकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी क्या होता है। ये आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लिखेंगे, जो भी आप होता है सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या करता है, मल्टीपल क्लाउड को या फिर डिफरेंट क्लाउड को क्रिएट करता है जिसपे मल्टीपल यूजर का इस क्लाउड पे डेटा स्टोर होता है। तो इस डेटा का हैक ना हो जाए, इसी डेटा का यहाँ पे हैक ना हो जाए, इस डेटा की चोरी ना हो जाए, यानी कि थेफ्ट ना हो जाए, इस डेटा को कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर हैक ना कर ले या फिर मॉडिफाई ना कर ले या फिर अपडेट ना कर ले। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी यहाँ होता है सर्विस प्रोवाइडर, वो यहाँ पे डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज करता है। तो इसे बोला जाता है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी। मेरे कहने का मतलब क्या है कि इस क्लाउड पे जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर है, जो भी यहाँ पे मल्टीपल क्लाउड क्रिएट की गई है सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, तो इस क्लाउड पे कई सारे यूजर का डेटा स्टोर होता है। तो इस डेटा का हैक ना हो जाए, इस डेटा का कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर इसको यूज ना कर ले, हैक ना कर ले, मॉडिफाई ना कर ले या फिर चोरी ना कर ले, इस डेटा का लीक ना हो जाए। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो भी यहाँ होता है सर्विस प्रोवाइडर, वो यहाँ पे यूज करता है क्या, डिफरेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज करता है। तो उसे बोला जाता है क्या, क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी बोला जाता है। तो इसका यूज किया जाता है हैकर से या फिर अनऑथराइज्ड यूजर से प्रोटेक्शन के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए, क्लाउड सिक्योरिटी में क्या क्या मेथड या फिर क्या क्या मैकेनिज्म शामिल होते हैं। तो आप लिखेंगे, सबसे पहला यहाँ पे मैकेनिज्म या फिर मेथड वो होता है सेट ऑफ पॉलिसी, यानी कि जो भी यहाँ पे होता है सर्विस प्रोवाइडर, ये यूजर को डिफरेंट पॉलिसी के बेस पे सर्विस को प्रोवाइड करता है। तो उसे बोला जाता है क्या, सेट ऑफ पॉलिसी, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर डिफरेंट यूजर को डिफरेंट पॉलिसी के बेस पे सर्विस को प्रोवाइड करता है। सो दिस इज दी सेट ऑफ दी पॉलिसी। अब यहाँ देखिए, अगला आपका है कंट्रोल। ये क्या होता है, तो आप लिखेंगे, जो भी यहाँ पॉलिसी बनाई गई है, जो भी यहाँ पॉलिसी बनाई गई है तो उसका एग्जीक्यूशन वो आपका होता है कंट्रोल, यानी कि इसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगा और कैसे यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर यूजर को सर्विस प्रोवाइड करेगा। सो दिस इज दी कंट्रोल। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगला आपका है प्रोसीजर, यानी कि जो भी चीज़ यहाँ पे मेथड या फिर प्रोसीजर अप्लाई की गई है, किसके लिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के लिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म के वर्किंग के लिए, तो वो आपका होता है प्रोसीजर, यानी कि कितने टाइप का यहाँ मेथड अप्लाई किया गया है सिक्योरिटी मैकेनिज्म के वर्किंग के लिए, तो वो आपका होता है प्रोसीजर या फिर
मेथड होता है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है टेक्नोलॉजी। ये क्या होता है? जो भी आप होता है सर्वर प्रोवाइडर, यह जो है डिफरेंट सिक्योरिटी को अप्लाई करने के लिए डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करता है। कहने मतलब क्या है, जो भी आप होता है सर्वर प्रोवाइडर, यह जो है डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करता है किसी यूजर को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। तो ये आपका हो गया टेक्नोलॉजी। अब यहाँ देखिए जो मैंने बताया आपको कि यहाँ होता है सेटअप पॉलिसी शामिल होता है, कंट्रोल होता है, प्रोसीजर होता है, टेक्नोलॉजी होता है। तो ये सभी चीज़ें एक साथ काम करती हैं किसी क्लाउड बेस्ड सिस्टम डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। यानी कि टेक्नोलॉजी हो गया, ये देखिए टेक्नोलॉजी, प्रोसीजर और यहाँ पे सेटअप पॉलिसी, कंट्रोल। तो ये सभी चीज़ें एक साथ काम करती हैं किसी भी क्लाउड बेस्ड सिस्टम के प्रोटेक्शन के लिए, डेटा के प्रोटेक्शन के लिए और इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड की जाती है तो वह जो है प्रोवाइड करता है सर्वर प्रोवाइडर। यानी कि सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूजर प्रोवाइड नहीं करता है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड टू यूजर बाय दिस सर्वर प्रोवाइडर साइड। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे सर्वर प्रोवाइडर सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है किसको? यूजर को, ताकि यहाँ पे यूजर के डेटा यहाँ पे हैक ना हो जाए, यूजर के डेटा को कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर मॉडिफाई ना कर पाए, अपडेट ना कर पाए, यूजर का जो भी डेटा होता है वो लीक ना हो जाए। इसीलिए सर्वर प्रोवाइडर यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूजर को प्रोवाइड करता है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए अगर यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी, अगर यहाँ पे ये देखिए अगर यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी का यूज ना किया जाए, इस क्लाउड सिक्योरिटी अगर यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा तो इसमें क्या क्या चैलेंज या फिर इशू आ सकता है। तो आप लिखेंगे कि अगर सिक्योरिटी मैकेनिज्म का, यानी कि अगर यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी का यूज नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे डिफरेंट चैलेंज या फिर इशू अराइज हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया डेटा लॉस। पहला आपका है डेटा लॉस। इस क्लाउड पे जो भी यहाँ होता है सर्वर प्रोवाइडर, इसने डिफरेंट क्लाउड को क्रिएट कर रखा है। तो इस क्लाउड पे जो भी यहाँ पे डेटा स्टोर है डिफरेंट यूजर का, तो ये डेटा यहाँ पे हैक हो सकता है। कोई भी यहाँ पे अनऑथराइज्ड यूजर ये डेटा को हैक कर सकता है, व्यू कर सकता है, ये डेटा की चोरी हो सकती है। यानी कि कोई भी यहाँ पे अनऑथराइज्ड यूजर ये डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसीलिए इसको सिक्योर करना जरूरी है। यानी कि इसीलिए यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज्म का नीड होता है। तो अगर यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज नहीं होगा तब यहाँ पे डेटा का लॉस हो सकता है। किस पे? क्लाउड पे। सो इट नीड क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज्म फॉर प्रिवेंट डेटा लॉस। अब यहाँ देखिए अगला आपका है हैक इंटरफेस एंड एपीआई। अगर यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज नहीं होगा तब यहाँ पे जो भी होता है इंटरफेस और यहाँ पे एपीआई होता है वो यहाँ पे हैक हो सकता है। कहने मतलब क्या है, यहाँ देखिए ये आपका सर्वर प्रोवाइडर और यहाँ क्या है? यूजर है। तो यूजर जो भी यहाँ प्रोवाइड करता है सर्विस, कौन? सर्वर प्रोवाइडर। तो यूजर सर्विस को एक्सेस करने के लिए डिफरेंट एपीआई का और डिफरेंट इंटरफेस का यूज करता है। तो इस एपीआई को और यहाँ पे इंटरफेस, ये दोनों यहाँ पे हैक हो सकते हैं। किसके द्वारा? हैकर के द्वारा। यानी कि कोई भी यहाँ पे जो भी यहाँ होती है थर्ड पार्टी होती है, ये डेटा को हैक कर सकती है, ये डेटा में अपडेट कर सकती है। किसके द्वारा? एपीआई को और यहाँ पे इंटरफेस को हैक करके। तो इसीलिए आप लिखेंगे कि क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज किया जाता है इंटरफेस और यहाँ पे एपीआई में, ताकि यहाँ पे इंटरफेस और यहाँ पे एपीआई यह जो है किसी थर्ड पार्टी के द्वारा या फिर कोई अनऑथराइज्ड यूजर इस डेटा को हैक ना कर पाए थ्रू दी इंटरफेस एंड दी एपीआई। ठीक। अब यहाँ देखिए अगला आपका है डेटा ब्रीच और यहाँ पे हैकिंग ऑफ डेटा। अगर एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, अगर यहाँ पे एक पर्टिकुलर लोकेशन पे डेटा स्टोर है तो डेटा को कोई भी थर्ड पार्टी या फिर हैकर या फिर अनऑथराइज्ड यूजर वो डेटा को एक्सेस ना कर पाए, वो डेटा को अपडेट ना कर पाए, वो डेटा को मॉडिफाई ना कर पाए, वो डेटा को लीक ना कर पाए। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म का। तो आप लिखेंगे इसीलिए डेटा ब्रीच में
यानी कि हैकिंग ऑफ डेटा में नीड होती है किसकी? सिक्योरिटी मैकेनिज्म की नीड होती है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है वेंडर लॉक इन। अब यहाँ देखिए वेंडर लॉक इन, इसका मतलब क्या होता है? जो भी आप होता है सर्वर प्रोवाइडर या जो है डिफरेंट वेंडर का यूज करता है, यानी कि इसी वेंडर का यूज करके सर्वर प्रोवाइडर यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इस वेंडर में क्या होता है? इस वेंडर में एपीआई होता है और इसी वेंडर में इंटरफेस होता है। तो यह एपीआई और यहाँ जो होता है इंटरफेस, यह भी हैकर के द्वारा यहाँ पे हैक हो सकती है। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे नीड होती है क्या? सिक्योरिटी मैकेनिज्म की। तो आप लिखेंगे इसके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म की नीड होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है, ताकि यहाँ कोई भी थर्ड पार्टी या फिर अनऑथराइज्ड यूजर या फिर हैकर वो डेटा को हैक न कर पाए। क्योंकि सर्वर प्रोवाइडर इसी वेंडर का यूज करके यूजर को क्या करता है? सर्विस प्रोवाइड करता है, या फिर यूजर इसी वेंडर से सर्विस को क्या करता है? परचेज करता है। और जो भी यहाँ सर्विस आती है वेंडर के थ्रू, ये आती है किसके थ्रू? सर्वर प्रोवाइडर के थ्रू। यानी सर्वर प्रोवाइडर इसी वेंडर का यूज करके यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। और इस वेंडर में क्या होता है? एपीआई होता है और यहाँ पे इंटरफेस होता है। सो दिस एपीआई एंड इंटरफेस कैन बी हैक्ड बाय द हैकर। तो इसके प्रिवेंट के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए नीड होता है सिक्योरिटी मैकेनिज्म की। तो ये आपका हो गया वेंडर लॉक इन। अगला आपका है चैलेंज अकाउंट हिजैकिंग। ये क्या होता है? देखिए इस क्लाउड पे कई सारे होते हैं सर्विस अवेलेबल होते हैं। तो इस सर्विस को यूज करने के लिए जो भी यहाँ होता है यूजर, तो यह यूजर क्या करता है? अपने अकाउंट क्रिएट करता है और उसमें यूजर नेम पासवर्ड के द्वारा जो है इस सर्विस को एक्सेस करता है। मैंने क्या बताया था आपको कि जो भी यहाँ होता है सर्वर प्रोवाइडर, यह जो है वेब फॉर्म के रूप में यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। यानी किसी वेब पे जा करके यूजर, इस वेब बोलिए या फिर क्लाउड पे जा करके यूजर अपना अकाउंट क्रिएट करता है और उस पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड को यहाँ पे डालता है, ताकि यहाँ पे डेटा हैक ना हो जाए। लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर क्लाउड सिक्योरिटी का यूज नहीं किया जाएगा तो इसका अकाउंट यहाँ पे हैक हो सकता है। तो आप लिखेंगे इसीलिए यहाँ भी क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज्म का रिक्वायरमेंट होता है फॉर प्रोटेक्शन, फॉर प्रिवेंट, किससे? जो भी यहाँ होता है थर्ड पार्टी या फिर जो भी यहाँ होता है अनऑथराइज्ड यूजर, उससे यहाँ पे बचाया जा सके। तो यहाँ भी क्लाउड सिक्योरिटी मैकेनिज्म का यूज किया जाता है किसमें? अकाउंट हिजैकिंग में। अब यहाँ देखिए अगला आपका यहाँ है इशू या फिर चैलेंज बोलिए, वो आपका है साइबर सिक्योरिटी अटैक। साइबर सिक्योरिटी अटैक ये क्या होता है? जैसे कि आपका हो गया प्राइवेसी अटैक, जैसे कि आपका हो गया कॉन्फिडेंटली अटैक। तो ये आपका आता है साइबर सिक्योरिटी अटैक के अंदर। तो अगर यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी का यहाँ पे यूज नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी अटैक हो सकता है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है डेटा प्राइवेसी। डेटा प्राइवेसी और यहाँ पे कॉन्फिडेंटली। तो डेटा प्राइवेसी मतलब ये होता है कि जो भी यहाँ पे क्लाउड पे डेटा होती है, क्लाउड पे डेटा होती है, सर्विस होती है, रिसोर्स होती है, तो यहाँ पे प्राइवेट होना चाहिए, प्राइवेट होना चाहिए, ताकि कोई भी थर्ड पार्टी वो डेटा को एक्सेस ना कर पाए। तो आपका हो गया डेटा प्राइवेसी, एक्सेस बोलिए या फिर डेटा को थेफ्ट ना कर पाए, हैक ना कर पाए, लीक ना कर पाए, उसमें अपडेट ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए। सो दिस इज दी डेटा प्राइवेसी, यानी कि क्लाउड पे डेटा प्राइवेट होना चाहिए। अब यहाँ देखिए अगला आपका है कॉन्फिडेंटली। अगर क्लाउड सिक्योरिटी का यूज नहीं किया जाएगा तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम या फिर चैलेंज जनरेट हो सकता है, वो है कॉन्फिडेंटली। इसका मतलब क्या होता है कि जिसको एक्सेस राइट दिया गया है, जिसको एक्सेस राइट दिया गया है वही वो डेटा को, सर्विस को या फिर रिसोर्स को एक्सेस करेगा। तो ये आपका हो गया क्लाउड सिक्योरिटी का इशू या फिर चैलेंज। अगर क्लाउड सिक्योरिटी का यूज नहीं किया जाएगा तो इतने सारे यहाँ पे चैलेंज अराइज हो सकते हैं या फिर आ सकते हैं। तो ये आपका हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग सिक्योरिटी।
ये क्या होता है, और अगर इसका यूज ना किया जाए तो इसमें क्या क्या इशू आते हैं या फिर चैलेंज आते हैं, इसके बारे में पूरा आपका कंप्लीट हो गया। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस क्या होता है। अब यहाँ देखिए इसके नाम से देखिए यहाँ पे लिखा गया क्लाउड सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। तो इस गवर्नेंस का मतलब होता है क्या, चेक करना या फिर मॉनिटर करना, यानी कि जो भी आप सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है उसको यहाँ पे चेक करना कि वो चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है। तो ये आपका होता है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। तो आप लिखेंगे कि क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस एक रेफरेंस मॉडल होता है, एक मैनेजमेंट मॉडल होता है जो कि ये चेक करता है या फिर मॉनिटर करता है कि क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोसेस में जो भी यहाँ पे एक्टिविटी परफॉर्म की गई है वो सही से अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसका कुछ बेनिफिट मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो ये आपका होता है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस। और यहाँ देखिए जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी हो गया, एल्गोरिथम हो गया और जो भी यहाँ पे टेक्निक हो गया, इन सभी का जो यहाँ पे यूज किया जा रहा है क्लाउड सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए, उसका कुछ बेनिफिट मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इनको मॉनिटरिंग करने का, इनको चेक करने का काम किसका होता है, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का होता है। अब यहाँ देखिए इस क्लाउड पे जो भी आप होते यूजर, तो इस यूजर का बहुत सारा होता है एक्सपेक्टेशन होता है। तो इस यूजर को वो सारी एक्सपेक्टेशन मिल भी रही है या फिर नहीं मिल रही है, इसको भी चेक करने का काम किसका होता है, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का होता है, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का होता है। ठीक, अगला पॉइंट आप लिखेंगे कि क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस एक मैनेजमेंट मॉडल होता है जो कि चेक करता है कि इस क्लाउड पे जो भी यहाँ पे जो भी यहाँ सिक्योरिटी एक्सपेक्ट की गई थी वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई हो रही है या फिर नहीं हो रही है, उसका प्रॉपर मैनेज हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो इसको चेक करने का काम किसका होता है, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी यहाँ सिक्योरिटी और जो भी यहाँ फैकल्टीज अप्लाई की गई है किसी बिजनेस टारगेट को अचीव करने के लिए, तो उसका प्रॉपर मैनेज हो भी रहा है या फिर नहीं हो रहा है, उसका प्रॉपर बेनिफिट मिल भी रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। तो इन सभी को चेक करने का काम होता है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का। ठीक, अब आगे देखिए, यहाँ देखिए क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का क्या क्या होता है रिक्वायरमेंट। तो ये मान लीजिए आपका है ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, तो इस संस्था में मल्टीपल सिक्योरिटी एस्पेक्ट की जाती हैं। तो वो सिक्योरिटी यहाँ पे जो भी अराइज होती हैं वो सिक्योरिटी यहाँ पे प्रॉपर तरीके से फॉलो की जा रही हैं या फिर नहीं की जा रही हैं, इसको भी चेक करने का काम होता है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का। तो यहाँ भी क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट होता है कि जो भी यहाँ पे संस्था में जो भी यहाँ सिक्योरिटी एक्सपेक्ट की गई है, जो भी यहाँ सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, वो सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से फॉलो हो भी रही है या फिर नहीं हो रही है, तो इसको चेक करने का काम किसका होता है, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे आपका सर्विस प्रोवाइडर, तो यह जो है सर्विस मॉडल के थ्रू और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मॉडल के थ्रू यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जो भी यहाँ होता है सर्विस मॉडल और जो भी यहाँ होता है डिप्लॉयमेंट मॉडल, तो इन दोनों में जो भी प्रॉब्लम आती है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम किसका होता है, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस का होता है। तो ये आपका हो गया रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस इन द क्लाउड कंप्यूटिंग। अब आगे देखिए, अब यहाँ देखिए आप लोग, इसी में आपका है सिक्योरिटी गवर्नेंस का आर्किटेक्चर क्या होता है। तो जो मैं बताऊंगा आप लोग वही सारा पॉइंट डायग्राम बना करके अपने सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, यहाँ बीच में क्या है, क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस है, तो आप लिखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस एक सेंट्रल मॉनिटरिंग मॉडल होता है जो कि एक कई सारे मॉडल से यहाँ पे लिंक होता है। जैसे कि यहाँ हो गया क्लाउड सर्विस मॉडल, इसमें आता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस मॉडल, और यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मॉडल, और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस मॉडल। तो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस कई सारे मॉडल से लिंक होता है, जैसे कि आपको हो गया क्लाउड सर्विस मॉडल और यहाँ पे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल।
तो मैंने बताया था आपको कि जो भी यहाँ पे सर्विस यूजर को प्रोवाइड की जा रही है सर्वर प्रोवाइडर के द्वारा, तो यह जो है इन्हीं दोनों मॉडल के द्वारा यूजर को सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप लोग लिखेंगे कि क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस इन दोनों मॉडल से लिंक होता है। और यहाँ देखिए क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस यहाँ पीपल से यानी कि यूजर से कनेक्ट होता है, प्रोसेस से। यूजर मतलब क्या होता है, जो यहाँ पे सर्विस को यूज कर रहा है। तो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस यूजर से, प्रोसेस से, यानी कि क्लाउड सर्विस को इंश्योर करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। अब यहाँ देखिए टेक्नोलॉजी क्या होता है, इसी की सहायता से सर्विस प्रोवाइडर यूजर को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये आपको हो गया टेक्नोलॉजी। तो क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस यूजर से यानी कि पीपल से, प्रॉपर से, और यहाँ पे टेक्नोलॉजी से क्या होता है, कनेक्ट होता है। अब यहाँ देखिए क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस, इसके यहाँ पे 3 बॉडी होते हैं। पहला आपका होता है, थोड़ा सा जूम कर दूं, यहाँ देखिए पहला आपका होता है क्लाउड बिजनेस, यहाँ पर लिखा नहीं गया है, क्लाउड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। पहला आपका होता है बॉडी CBO यानी कि क्लाउड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, क्लाउड सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट आती है उसको चेक करता है और उसको यहाँ पे डिफाइन करता है। और देन यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस को जो भी यहाँ पे टीम होती है उसको यहाँ पे रिपोर्ट करेगा उसके सिक्योरिटी के लिए। तो ये आपका हो गया क्लाउड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो आप लिखेंगे कि क्लाउड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ मेंबर होता है। ग्रुप ऑफ मेंबर या फिर टीम होता है जो कि क्लाउड सिक्योरिटी के लिए जो भी यहाँ रिक्वायरमेंट होती है क्लाउड सिक्योरिटी की उसको डिफाइन करता है। एंड देन यहाँ पे क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस की जो भी यहाँ टीम होती है, मॉनिटरिंग टीम होती है, उसको रिपोर्ट करता है। तो ये आपका हो गया CBO क्लाउड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ देखिए दूसरा आपका होता है COE। ये क्या होता है, तो ये भी आपका होता है टीम होता है, एक सेकंड, COE ये भी आपका टीम होता है या फिर ग्रुप ऑफ मेंबर होता है जो कि डिफरेंट सिक्योरिटी को ऑब्जर्व करती है। ये भी डिफरेंट सिक्योरिटी को ऑब्जर्व करता है और ऑब्जर्व करने के बाद तब यहाँ पे रिपोर्ट करेगा। ठीक, तो पहले में क्या था, पहले में क्लाउड सिक्योरिटी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट थी उसको यहाँ पे डिफाइन करेगा और डिफाइन करने के बाद तब यहाँ पे उस सिक्योरिटी को यहाँ पे ऑब्जर्व की जाएगी, तब यहाँ पे उसको रिपोर्ट कर दी जाएगी COE में। ठीक, अब यहाँ देखिए इसका तीसरा बॉडी होता है क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस, CSA क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। ये क्या होता है, इस सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इशू आती है उस इशू को क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है या फिर उस इशू को यहाँ पे रिपोर्ट करता है कि इसमें जो है कि क्लाउड सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे इशू आई हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक रिसर्च एरिया को डिफाइन करता है, कि क्लाउड सिक्योरिटी में ये सारी चीज़ें यहाँ पे इशू आती हैं और इशू आने के बाद यहाँ पे रिसर्च एरिया को डिफाइन करता है ताकि यहाँ पे जिस यहाँ पे रिसर्च एरिया को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा उससे जो भी यहाँ पे इशू होगी, जो भी यहाँ पे चैलेंज होगा, त्रुटि होगी, उस त्रुटि को यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है। तो आप लोग लिखेंगे क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस के यहाँ पे होते हैं 3 बॉडी CBO क्या होता है, जो भी यहाँ सिक्योरिटी होती है क्लाउड सिक्योरिटी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड देन उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाएगा COE में। ऑब्जर्व करने के बाद यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा। और तीसरा आपका होता है CSA यानी कि क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। इसमें क्या होता है, जो भी यहाँ पे इशू होती है उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है और यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के बाद यहाँ पे एक रिसर्च एरिया को डिफाइन किया जाता है और उस इशू को यहाँ पे रिमूव किया जाता है। तो ये आपका हो गया क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस। अब यहाँ देखिए ये सारा पॉइंट अपने एग्जाम में आप लोग लिखेंगे। तो मैंने क्या बताया कि क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस इन सभी चीज़ों से, पीपल से, प्रोसेस से, टेक्नोलॉजी से कनेक्ट होता है। इसके 3 बॉडी होते हैं और क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस यहाँ पे क्लाउड सर्विस मॉडल से और यहाँ पे क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल से लिंक होता है। अब जो भी यहाँ होता है क्लाउड सिक्योरिटी गवर्नेंस, इसके जो भी होते हैं टीम होते हैं, मॉनिटरिंग टीम,
वह जो है सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करते हैं, यानी कि इसके द्वारा यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रोवाइड किया जाता है क्लाउड सर्विस मॉडल में और यहाँ पे डिप्लॉयमेंट मॉडल में। और ये दोनों लोग उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे। देखिए, उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करने के बाद तब यहाँ पे क्लाइंट को या फिर यूजर को सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा, सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। यानी कि सर्विस जो भी यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, तो इसके द्वारा यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म प्रोवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पे होते हैं सर्विस मॉडल, तो ये दोनों मॉडल उस सिक्योरिटी मैकेनिज्म को अडॉप्ट करेंगे और अडॉप्ट करने के बाद क्लाइंट को या फिर यूजर को सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा। तो क्लाउड सर्विस मॉडल में आपका आता है IaaS और यहाँ पे PaaS हो गया और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। इसका क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, प्लेटफॉर्म एज सर्विस और यहाँ पे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। डिप्लॉयमेंट मॉडल में जैसे कि आपका हो गया पब्लिक हो गया, प्राइवेट हो गया और यहाँ पे हाइब्रिड हो गया। तो ये आपका हो गया आर्किटेक्चर ऑफ सिक्योरिटी गवर्नेंस। मैं आशा करता हूँ आप लोग को बढ़िया तरीके से एकदम मस्त तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एक से लेकर के यूनिट 5 तक मैं लेक्चर देखते हो तो एक सिंगल क्वेश्चन क्लास के बारे में आएगा, आई प्रॉमिस यू। ठीक, अब यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन जो कि आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है IAM सिक्योरिटी मैकेनिज्म क्या होता है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। ये क्या होता है? ये कई सारे पॉलिसीज का और यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एक कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें जो भी संस्था होती है वह जो है यूजर को आइडेंटिफाई करती है, यूजर को ऑथेंटिकेट करती है, यूजर को ऑथराइज करती है। यानी कि जिस यूजर को आइडेंटिफाई किया गया है या फिर जिस यूजर को एक्सेस राइट प्रोवाइड किया गया है, वही यूजर उस सर्विस को, डेटा को या फिर रिसोर्स को यूज कर सकते हैं, अन्यथा यूज नहीं कर सकते हैं। तो यह आपका हो गया IAM, यानी कि इसमें जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है वह यूजर को ऑथेंटिकेट करता है, आइडेंटिफाई करता है और उसके बिहाफ पे यूजर को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो आप लिखेंगे इसमें जो भी यूजर होता है, देखिए मेनी यूजर यूज डिफरेंट सर्विस, और जो यहाँ होता है IAM, यह जो है डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन और यहाँ पे यूजर को ऑथेंटिकेट करता है, यूजर को ऑथराइज करता है, ताकि वही यूजर उस सर्विस को, उस रिसोर्स को, उस डेटा को यूज कर पाए। अब यहाँ देखिए ये क्या करता है, ये डिफरेंट सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को प्रोवाइड करता है, जिसके बिहाफ पे, जिसके बेसिस पे यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है और यूजर के एक्सेस राइट को डिफाइन किया जाता है। ठीक, अब यहाँ देखिए आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, इसमें मेजरली 4 होते हैं कंपोनेंट जिसके बिहाफ पे यूजर सर्विस को एक्सेस करता है। पहला आपका होता है ऑथेंटिकेशन, दूसरा आपका होता है ऑथराइज होता है, तीसरा आपका होता है यूजर मैनेजमेंट और चौथा आपका होता है क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। तो इसके बिहाफ पे यूजर को सर्विस प्रोवाइड किया जाता है या फिर यूजर सर्विस को एक्सेस करता है। तो ये आपका हो गया IAM, यानी कि आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। अब यहाँ देखिए इसी में आप लिखेंगे अगला पॉइंट कि सर्कमस्टेंसेस इन विच यूजर ग्रांटेड दीज प्रिविलेज। कहने मतलब क्या है कि किस सर्कमस्टेंस में या फिर किस कंडीशन में यूजर को एक्सेस राइट प्रोवाइड किया जाए, या फिर किस सर्कमस्टेंस में या फिर कंडीशन में यूजर को एक्सेस राइट प्रोवाइड नहीं किया जाए। इसमें प्रोवाइड किया जाए किस कंडीशन में या फिर किस कंडीशन में यूजर को एक्सेस राइट प्रोवाइड किया जाए, नहीं किया जाए। तो यह आपका हो गया सर्कमस्टेंस, यानी कि किस कंडीशन में यूजर को एक्सेस राइट प्रोवाइड किया जाए या फिर किस कंडीशन में यूजर को एक्सेस राइट नहीं प्रोवाइड किया जाए। और यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा गया है प्रिविलेज, यानी कि कौन सा यूजर किस सर्विस को यूज कर सकता है और कौन सा यूजर किस सर्विस को नहीं यूज कर सकता है। और यह जो है एक्सेस प्रिविलेज और यहाँ पे रोल्स, यानी कि यूजर, यहाँ जो लिखा गया रोल लिखा गया है, इसका मतलब क्या है कि कौन सा यूजर किस सर्विस को किस तरह से यूज कर रहा है, यानी कि यूजर का जो भी सर्विस है उसका यूज कैसे कर रहा है। तो आपको हो गया रोल, तो उसको जो है प्रोवाइड करता है।
और एक्सेस प्रिविलेज, इसका मतलब क्या है कि कौन सा रिसोर्स, कौन सा सर्विस, कौन सा यूजर यूज कर सकता है, उसके बारे में प्रोवाइड करता है। अब यहाँ देखिए IAM के कंपोनेंट के बारे में। पहला इसका है कंपोनेंट, वो है ऑथेंटिकेशन। तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन, यानी कि यह जो है आइडेंटिफिकेशन को प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है, इसमें जो है यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, वैलिडेशन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ यूजर, यानी कि यूजर को वैलिडेट करना और यूजर को डिफरेंट मैकेनिज्म प्रोवाइड करना, यूजर को डिफरेंट मैकेनिज्म या फिर मेथड प्रोवाइड करना जिसके बिहाफ पे यूजर को वैलिडेट किया जाए। और जब यहाँ पे यूजर, यहाँ देखिए, जब यहाँ पे यूजर वैलिडेट हो जाएगा तब यहाँ पे उस सर्विस को एक्सेस कर सकेगा। तो यूजर को आइडेंटिफाई करने के लिए या फिर यूजर को ऑथेंटिकेट करने के लिए या फिर यूजर को वैलिडेट करने के लिए यहाँ पे कई सारे होते हैं कंपोनेंट जिसका यूज किया जाता है यूजर को वैलिडेट करने के लिए। तो पहला आपका होता है यूजर नेम एंड पासवर्ड। इसका यूज करके यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है। अब यहाँ देखिए, इसी में आपका आता है डिजिटल सिग्नेचर। ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे है संस्था है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें डिफरेंट यूजर को क्या किया जाता है, उसका डिजिटल सिग्नेचर लिया जाता है और देन उसका आइडेंटिफाई यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है उसको दिखा करके। तो इस संस्था में जितने सारे होते हैं यूजर होते हैं, उस यूजर को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाता है इसके द्वारा, डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा। तो इसके द्वारा आप जो है यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि एक संस्था में कई सारे यूजर इन्वॉल्व होते हैं कंप्यूटर प्रोसेस के लिए, एंड सो प्रोवाइड्स डिजिटल सिग्नेचर ईच यूजर। जितने सारे यूजर होते हैं उन सभी यूजर का एक डिजिटल सिग्नेचर प्रोवाइड किया जाता है उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, और तब यहाँ पे यूजर आइडेंटिफाई या फिर वैलिडेट हो जाता है। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में यहाँ पे एक अगला कंपोनेंट होता है, वो होता है डिजिटल सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, यूजर को डिजिटल सर्टिफिकेट या फिर आइडेंटिफिकेशन इसमें प्रोवाइड किया जाता है, यानी कि इस सर्टिफिकेट में कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी होगी, तो सिक्योरिटी को दिखा करके यूजर को आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि यूजर को डिजिटली सर्टिफिकेट या फिर आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है और सर्टिफिकेट में कुछ यहाँ सिक्योरिटी होगी जिसको दिखा करके यूजर को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, एंड देन यूजर कैन यूज या फिर एक्सेस दैट सर्विस। ठीक। अब यहाँ पे अगला कंपोनेंट है ऑथेंटिकेशन में, वो है बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक का भी यूज करके यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे, देखिए, इस बायोमेट्रिक में जो भी यहाँ पे यूजर होता है उस यूजर का आइडेंटिफिकेशन रजिस्टर कर लिया जाता है और उसको दिखा करके यहाँ पे चेक किया जाता है कि वो यूजर यहाँ पे आइडेंटिफाई है या फिर नहीं है। तो अगर उसका बायोमेट्रिक मैच हो जाएगा तब उस सर्विस को एक्सेस या फिर यूजर यूज कर सकेगा। तो ये आपको हो गया बायोमेट्रिक विच कम्स अंडर दी ऑथेंटिकेशन। देखिए, ये सब डिजिटल सिग्नेचर ये सभी आते हैं ऑथेंटिकेशन, यानी कि इसमें यूजर को आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक। अब आगे देखिए, इसमें यहाँ पे अगला कंपोनेंट है वो है ऑथराइज। इसमें क्या होगा कि जिस भी यूजर को यहाँ पे अथॉरिटी मिली है, यानी कि अधिकार मिला है, वही यूजर उस सर्विस को यूज कर सकता है या फिर एक्सेस करेगा। तो इसमें जो भी होता है सर्विस प्रोवाइडर वो चेक करेगा कि जो यहाँ पे यूजर सर्विस को यूज कर रहा है उसको अथॉरिटी मिली है या फिर नहीं मिली है। तो ये डायग्राम बढ़िया देखिए, हर एक चीज़ लिखा गया है कि जैसे यहाँ पे रिसोर्स 1 है, रिसोर्स 2 है, रिसोर्स 3 है, इसी प्रकार से एंड सो ऑन। तो जैसे कि यहाँ दिया गया है रिसोर्स 1, अगर मान लीजिए यहाँ पे ये ऑथराइज्ड है तब यहाँ पे यूजर उस सर्विस को यूज करेगा। अगर यहाँ पे मतलब कि उसको अथॉरिटी नहीं मिली है, ऑथराइज नहीं है, तब यहाँ पे यूजर उस सर्विस को यूज नहीं करेगा। तो कहने का तात्पर्य यही है, अगर यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर देखेगा या फिर यूजर को अथॉरिटी मिली है तब यूजर उस सर्विस को यूज या फिर एक्सेस करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे तीसरा होता है कंपोनेंट, वो होता है यूजर मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि यूजर का जो भी होता है मैनेजमेंट
उसको मैनेज करने का काम कौन करता है? एडमिन करता है। जैसे कि यहाँ पे मैनेज का मतलब क्या हुआ कि किसी नए यूजर का अकाउंट क्रिएट करना, या फिर कोई अगर ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में यूजर को ऐड करना, यूजर को रिमूव करना, तो सारा काम या फिर मैनेजमेंट करने का काम कौन करता है? एडमिन करता है। और जो है मेंटेनिंग पासवर्ड, और जो भी यहाँ पे एडमिन होता है उसके पासवर्ड पॉलिसी और यहाँ प्रिविलेज उसको मेंटेन करता है। अब यहाँ पे पासवर्ड पॉलिसी मतलब क्या हुआ कि जो भी यहाँ पासवर्ड होगा वो आपका या फिर कैपिटल लेटर हो सकता है या फिर विदाउट स्पेस हो सकता है। तो पासवर्ड का जो भी होती है नियम कानून होता है उसको मैनेज करने का काम भी एडमिन करता है। प्रिविलेज मतलब क्या होता है कि जिस यूजर को जिस सर्विस की यूज करने के लिए एक्सेस राइट प्रोवाइड किया जाएगा वही यूजर उस सर्विस को यूज करेगा। तो यह आपका हो गया यूजर मैनेजमेंट, जो कि मैनेज करने का काम कौन करता है? एडमिन करता है। अब यहाँ देखिए अगला आपका है क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। ये आपका चौथा होता है कंपोनेंट होता है क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। इसका फंक्शन क्या होता है? इस्टेब्लिश करना और यहाँ पे आइडेंटिटीज एंड एक्सेस कंट्रोल रूल्स फॉर द यूजर। अब यहाँ पे दिया गया है इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या क्या मेथड या फिर क्या क्या प्रोसीजर यूज किए गए हैं या फिर यूज किए जा सकते हैं, तो उसे बोला जाता है इस्टेब्लिश, यानी कि स्थापित करना, सेटअप करना आइडेंटिटीज को। अब यहाँ दिया गया है एक्सेस कंट्रोल रूल्स फॉर द यूजर, यानी कि किस यूजर को एक्सेस राइट दिया जाएगा या फिर किस यूजर को एक्सेस राइट नहीं दिया जाएगा। जिस यूजर को एक्सेस राइट या फिर एक्सेस कंट्रोल प्रोवाइड किया जाएगा वही यूजर उस सर्विस को, डेटा को, रिसोर्स को यूज करेंगे, नहीं तो यूज नहीं कर पाएंगे। तो यह आपका हो गया, यहां देखिए कंपोनेंट ऑफ ए IAM। तो ये आपका है पार्ट नंबर 2 लेक्चर, और आपके इसी पार्ट में पूरा क्लाउड कंप्यूटिंग यूनिट 4 कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।